हेलो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। दर्द से मोहब्बत तक का सफ़र भाग 11। साथ ही अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियों को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। आज देव का बर्थडे था। वो सबसे पहले अपने माँ पापा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता है। महेश और सरिता देव को आशीर्वाद देते हैं। फिर महेश जी देव को गले लगाते हुए कहते हैं, बेटा जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। भगवान तुमको लंबी उम्र दे। मैं तुम्हें हर साल आशीर्वाद के साथ साथ कोई ना कोई तोहफा देता था, पर आज तुमको अपने तोहफे के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। देव, पापा मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो आपका और माँ का आशीर्वाद मिल गया। मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। आप लोग इसी तरह खुश रहिए और मुझे ऐसे ही मेरे हर बर्थडे पर नहीं हर दिन अपना आशीर्वाद देते रहिए। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सरिता जी देव के सर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई बेटा, और हमारा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा है। पर आज जो तुम्हें तुम्हारे पापा देने वाले हैं वो तेरे लिए बहुत अनमोल है। शायद जो तू हमेशा से चाहता था वो तुझे क्या पता आज शाम मिल जाए। सरिता को महेश ने अपने और काव्या के बीच हुई सारी बातें बता दी थी और ये भी बता दिया था कि अब वो देव को उसके सपनों को पूरा करने से नहीं रोकेंगे। देव, मैं कुछ समझा नहीं माँ। तभी विक्की पीछे से आता है और देव के गले लगते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे भाई। और मैं समझ गया कि माँ क्या कहना चाहती हैं। देव, क्या कहना चाहती हैं माँ? विक्की, भैया माँ कहना चाहती हैं कि शायद शाम को मुझे मेरी भाभी मिलने वाली हो, क्योंकि वो ही तो आपके लिए अनमोल गिफ्ट होगा ना। सरिता जी भी विक्की की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती हैं, हाँ बेटा, चाहती तो मैं भी यही हूँ कि जल्दी से मेरी प्यारी सी बहू हमारे घर आ जाए, जो मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर मेरे साथ रहे। पर तेरा आज का गिफ्ट ये नहीं है बल्कि कुछ और है, पर ये तोहफा भी हमें जल्दी ही चाहिए। देव विक्की के सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहता है, क्या माँ आप भी इस पागल की बातों में आ गई? ये तो कुछ भी बोलता है। माँ, आप मेरा ब्रेकफास्ट लगवा दो, मैं ऑफिस के लिए तैयार होकर आता हूँ, वरना ये तो आज ही मेरी शादी करवा देगा। और देव मुस्कुराते हुए अपने रूम में चला जाता है। सरिता महेश जी से कहती हैं, आज हमारा देव कितना खुश है ना, और शाम तक इसकी ये खुशी दोगुनी हो जाएगी जब इसको अपना तोहफा मिलेगा। आपको पता है, मैंने हमेशा देव की आंखों में अपने सपने को पूरा ना कर पाने की बेबसी देखी है। वो हमसे कहना बहुत कुछ चाहता था पर कह नहीं पाता था। मैंने उसे कई रातों में रोते हुए देखा है, तड़पते हुए देखा है। महेश उदास होते हुए कहते हैं, आपको सब कुछ पता था सरिता जी, पर आपने मुझे फिर भी नहीं बताया। और मैं भी कैसा बाप था कि मेरा बेटा मेरी आंखों के आगे था, पर फिर भी मैं उसका दर्द नहीं देख पाया। सरिता, कैसे बताती? उसने कसम जो दे रखी थी। आप सुमित भाई साहब की मौत के बाद पूरी तरह टूट गए थे। आपको उस तकलीफ से निकलने में ही इतने साल लग गए थे, और वो नहीं चाहता था कि आपको फिर कोई तकलीफ दी जाए या आपसे जबरदस्ती हाँ करवाई जाए। महेश, मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है कि मेरे एक बार कहने पर उसने अपने सारे सपने ही तोड़ दिए, और ना ही कभी मुझे महसूस होने दिया कि वो कितने दर्द में है। वो तो भला हो काव्या का, अगर वो मुझे ना समझाती तो मैं तो कभी जान ही नहीं पाता कि मैं कितना गलत था, कितना स्वार्थी था, जो अपने बेटे से ही उसका सब कुछ छीनकर सोचता था कि मैंने अपने बेटे को सिर्फ खुशियाँ दी हैं। सरिता, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। काव्या बहुत अच्छी है। काश भगवान हमको भी उसकी जैसी बेटी देता। महेश, उसकी जैसी ही क्यों सरिता जी, मैंने तो उसको ही अपनी बेटी माना है, और वो भी अब से हमारे ही परिवार का एक हिस्सा है। सरिता खुश होते हुए कहती है, आपने तो मेरे मन की बात ही कह दी। आज मेरी एक बेटी की माँ बनने की तमन्ना भी पूरी हो गई। महेश जी, देव अपने रूम में जाकर नीचे हुई बातें सोचकर मुस्कुरा रहा था। फिर वो खुद से ही बातें करते हुए कहता है, माँ, बहू तो मैंने आपके लिए ढूंढ ही ली है, बस उसके हाँ कहने की देरी है, पर पता नहीं वो कब मुझे हाँ कहेगी। फिर देव अपने ही सिर पर चपत लगाते हुए कहता है, तू भी ना पागल हो गया है देव।
जब तक तू उससे पूछेगा नहीं तब तक वो हाँ कैसे कहेगी। पर अभी ये देखते हैं कि हमारी मैडम ने हमको बर्थडे विश किया है या नहीं। देव अपना फ़ोन उठाता है तो उसमें काव्या की ना कोई मिस कॉल होती है और ना ही कोई मैसेज। देव फ़ोन देखते हुए कहता है, बताओ, पूरे ऑफिस के लोगों के मैसेज की छड़ियाँ लगी पड़ी हैं और इनका ना तो कोई एक कॉल आया है और ना ही कोई मैसेज। फिर देव सोचता है, क्या पता काव्या को पता ही ना हो कि आज मेरा बर्थडे है, या मुझे ऑफिस में सामने से विश करना चाहती हो। क्या पता मेरे लिए कोई सरप्राइज हो। हाँ, ऐसा ही होगा। देव जल्दी जल्दी तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचता है तो उसे महेश जी घर के कपड़ों में ही बैठे दिखते हैं। देव, पापा आज आप ऑफिस नहीं आ रहे हो? महेश, नहीं बेटा, आज मैं घर से ही काम करूंगा। देव उनके सिर छूते हुए कहता है, पापा आपकी तबीयत तो ठीक है? आज इतने सालों में मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि आप ऑफिस जाने से मना कर रहे हो। महेश, अरे बेटा मैं ठीक हूँ और आज मेरा मन घर से ही काम करने का है। क्यों, कोई दिक्कत है क्या? तुम कहो तो ऑफिस चलता हूँ। महेश जी को ऐसे फंसता हुआ देख सरिता जी और विक्की को हंसी आ जाती है। देव, क्या माँ अब आप लोग हंस रहे हो? मैंने कोई जोक मारा क्या? आज आप सब इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो? एक मिनट, कहीं आप लोग मेरे बर्थडे के लिए पार्टी तो ऑर्गेनाइज नहीं कर रही हो ना? अगर ऐसा है तो मैं आज शाम घर ही नहीं आऊँगा। आप सबको पता है मुझे ये पार्टी वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी विक्की बोल पड़ता है, और हम भी पागल नहीं हैं भाई कि पता होने के बावजूद कि आपको पार्टी पसंद नहीं है हम आपके लिए इतनी मेहनत करें। सरिता जी विक्की को डांटते हुए कहती है, तू चुप कर विक्की, और तू जा देव, ये तो कुछ भी बोलता रहता है। और आज तेरे पापा का घर से काम करने का मन है तो उनको घर से काम करने दे। महेश, हाँ बेटा, और अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। देव, ठीक है पापा, आज आप घर से काम कीजिए। और हाँ, दादू आ रहे हैं ना आज? महेश, नहीं बेटा, वो आज नहीं आ रहे हैं। अभी वो 1 महीना वहीं रुकेंगे क्योंकि वहाँ तुम्हारी बुआ भी अकेली है। देव को आज कुछ अजीब तो लग रहा था पर वो नजरअंदाज करते हुए ऑफिस के लिए निकल जाता है। देव के जाते ही काव्या देव के घर पहुंच जाती है और महेश और सरिता जी के पैर छूती है। दोनों उसको आशीर्वाद देते हैं। महेश जी उसका हालचाल जानकर थोड़ी देर में आने का कहकर अपने रूम में चले जाते हैं। काव्या, आंटी, देव सर को कुछ पता तो नहीं चला? सरिता, नहीं बेटा, अभी तो पता नहीं चला, पर अगर उसको जरा भी भनक लग गई कि हम उसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वो आज घर ही नहीं आएगा। काव्या, अरे आंटी आप चिंता मत करो, मेरे होते ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा आंटी, विक्की कहाँ है? क्योंकि उसको भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देनी है। तभी पीछे से विक्की गाना गाते हुए आता है, आपने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। काव्या हंसते हुए कहती है, वाह क्या स्टाइल है, और हाँ आज जान हथेली पर रखने वाला ही काम करना है तुमको। विक्की, अरे आप कहिए तो एक बार। काव्या, आपको अपने भैया की जासूसी करनी है। आप हर घंटे देव सर को फोन करके पता करते रहेंगे कि वो कहाँ हैं, कहीं घर तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 7 बजे तक किसी भी तरह देव सर को घर आने से हमको रोकना है। विक्की, बस ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सरिता जी विक्की से कहती हैं, और अगर देव को कुछ पता चल गया ना तो तू देख लेना, तेरा घूमना, मूवी देखने जाना, तेरी पॉकेट मनी सब बंद। विक्की, माँ ये तो गलत है, ये तो सरासर धमकी दे रही हो आप। पार्टी देव भाई की और सजा मुझे क्यों? फिर वो फिल्मी अंदाज में मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहता है, माँ आप भाई की पार्टी के लिए मुझसे मेरा गुरूर मांग लेते, मैं खुशी खुशी दे देता, पर आपने तो मुझसे मेरी पॉकेट मनी, मेरी मूवी, मेरा घूमना सब मांग लिया। काव्या अपना पेट पकड़कर हंसने लगती है और फिर कहती है, बस बस विक्की, इतनी भी ओवर एक्टिंग मत करो, तुमको बस इतना पता लगाना है कि देव सर ऑफिस में हैं या नहीं, और सब मैं संभाल लूंगी। सरिता जी विक्की के कान पकड़कर हंसते हुए कहती हैं, रुक, मैं अभी तुझसे तेरा गुरूर छीनती हूँ। विक्की, माँ सॉरी सॉरी, कान छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, और देव भाई को भी फोन करने का टाइम हो गया है। अगर उनको पता चल गया कि हम क्या कर रहे हैं तो हमारा सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा।
और मेरी पॉकेट मनी भी चली जाएगी। सरिता जी उसका कान छोड़ देती हैं और विक्की वहाँ से भाग जाता है। सरिता जी काव्या के सिर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, थैंक यू बेटा, तुमने मेरे देव के लिए जो किया है वो शायद हम सब मिलकर भी नहीं कर सकते थे। तुम्हारा तो जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। काव्या झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए कहती है, क्या आंटी, एक तो बेटी कह रहे हो और ऊपर से थैंक यू बोलकर पराया भी कर रहे हो। सरिता, नहीं नहीं बेटा, तुम गलत सोच रही हो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। और जब मेरे पति ने तुमको बेटी माना है तो तुम मेरी भी तो बेटी ही हुई ना, और बेटियों को कोई पराया कह सकता है क्या? काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, तो क्या कोई बेटी अपनी माँ से किया हुआ वादा कभी भूल सकती है क्या? आंटी, मैंने आपसे उस दिन वादा किया था कि अगर मुझसे हो पाया तो मैं देव सर की मदद जरूर करूंगी, क्योंकि जो इंसान सबके लिए इतना कुछ करता है तो मैंने उनके लिए थोड़ा कुछ कर दिया तो मेरे लिए भी खुशी की बात है। सरिता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, थोड़ा नहीं बेटा, तुमने मेरे देव को उसकी जिंदगी भर की खुशियां दे दी हैं। काव्या उनके आंसू पोंछते हुए कहती है, आंटी, अब ये रोने का नहीं, खुशियां मनाने का टाइम है, और अभी तो हमें बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। चलो चलो जल्दी जल्दी काम शुरू करते हैं, वरना कहीं देव सर ना आ गए तो हमारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। सरिता जी, बिल्कुल शुरू करते हैं, पर पहले आंटी की हाथ की चाय पीनी पड़ेगी। काव्या हंसते हुए कहती है, अरे आंटी बिल्कुल, इतनी खुशी की बात है तो एक एक चाय तो बनती है। सरिता जी चाय बनाने किचन में चली जाती हैं और काव्या पार्टी की प्रेपरेशन में लग जाती हैं। देव ऑफिस पहुंचता है तो सब लोग उसको बर्थडे विश करते हैं, पर काव्या देव को कहीं भी नहीं दिखती। वो सबको थैंक यू बोलकर अपने कैबिन में चला जाता है और बड़बड़ाते हुए कहता है, वैसे तो मैडम सबसे पहले आ जाती हैं, पर आज उनका कुछ अता पता ही नहीं है, ना कॉल ना मैसेज, कुछ भी नहीं, और ऑफिस से भी गायब हैं। आने दो, आज अच्छे से क्लास लूंगा। मेरे बर्थडे वाले दिन भी मुझे गुस्सा दिला रही है। इसी तरह काफी टाइम निकल जाता है, पर काव्या ऑफिस नहीं पहुंचती तो देव को चिंता होने लगती है कि कहीं काव्या किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गई। देव काव्या को फोन करता है, पर काव्या का फोन बंद आता है, क्योंकि काव्या अपना फोन घर पर ही छोड़ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि उसके ऑफिस ना आने पर देव उसे कॉल जरूर करेगा, और अगर उसने फोन नहीं उठाया तो वो उसे बार बार फोन करके परेशान करता रहेगा। इसीलिए वो फोन घर पर ही छोड़ जाती है। काव्या देव का फोन नहीं उठाती तो देव आकाश को अपने कैबिन में बुलवाता है। देव सर, आपने बुलाया? हाँ आकाश, आओ। आज काव्या ने तुमको कुछ बताया था कि वो आज आएगी या नहीं? हाँ सर, मैम कल बोलकर गई थी कि उनको आज कोई जरूरी काम है, इसीलिए वो आज नहीं आएंगी, क्योंकि काव्या ने कल आकाश को जानबूझकर झूठ बोल दिया था कि उसे कुछ काम है और कल वो नहीं आएगी, क्योंकि उसको पता था कि देव आकाश से उसके बारे में जरूर पूछेगा। आकाश का ये जवाब देव के गुस्से को और बढ़ाने का काम करता है। देव, ठीक है, तुम जाओ और अपना काम करो। आकाश चला जाता है और देव का गुस्सा बढ़ने लगता है। वो टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है, काव्या को मुझे एक फोन या मैसेज करके ये बताना जरूरी नहीं लगा कि मैं आज नहीं आऊंगी, बल्कि उस कल के आए लड़के को सब कुछ बता दिया। आज देव अनमने ढंग से ऑफिस का काम कर रहा था, किसी को भी किसी भी बात पर डांट दे रहा था। आज उसका ऑफिस में भी मन नहीं लग रहा था कि तभी देव के पास विक्की का कॉल आता है। हेलो भाई, क्या कर रहे हो? तू आज पागल हो गया है क्या? आज दिन भर में 50 से भी ज़्यादा बार कॉल कर चुका है। आज कॉलेज में कुछ करने के लिए नहीं है क्या, जो मुझे कॉल कर कर के परेशान कर रहा है? अरे भाई, गुस्सा क्यों होते हो? मैंने तो बस ये जानने के लिए फ़ोन किया था कि आप अभी कहाँ हो। जहन्नुम में। तुझे भी आना है तो आ जा, दोनों भाई साथ में घूमेंगे। अब ऑफिस आया हूँ तो ऑफिस में ही होगा ना। और हाँ, ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं है तो मैं 1 घंटे में घर आ रहा हूँ। माँ को कहना तैयार रहें, उनको मंदिर जाना था तो आज उनको मंदिर ले चलूँगा। पर भाई, अभी तो 5 ही बजे हैं और आप तो 7 बजे तक आते हो, तो आज इतना जल्दी क्यों? क्यों ना आऊँ? देख विक्की, आज मेरा वैसे ही बहुत मूड खराब है, तो अपनी फालतू की बकवास से और मेरा मूड खराब मत कर। ओके ओके भाई, आप गुस्सा मत करो, मैं माँ को बोल दूंगा जो आपने कहा है। ओके, हाँ ठीक है बाय। विक्की जल्दी जल्दी काव्या के पास पहुंचता है। विक्की, काव्या
काव्या, भाई घर आ रही हैं। काव्या चौंकते हुए कहती है, क्या इतनी जल्दी? अभी तो 5 ही बजे हैं और अभी तो हमारा काफ़ी काम बाकी है। विक्की, अरे अभी नहीं, 1 घंटे बाद आएंगी। और बहुत गुस्से में भी लग रहे थे। मेरे ऊपर तो सीधा गोलियां चला रहे थे, धाएं 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 करके। काव्या हंसते हुए कहती हैं, तुम बहुत फनी हो विक्की, पर तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। और अभी हमारे पास 1 घंटा है और 1 घंटे में सब कुछ हो जाएगा। बस तुमको गेस्ट को 1 घंटा पहले का टाइम देना होगा। विक्की, उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब मैं मैनेज कर लूँगा। काव्या, अच्छा विक्की, क्या 2 मिनट के लिए तुम मुझे अपना फ़ोन दे सकते हो? विक्की अपना फ़ोन देते हुए कहता है, अरे तुम जितना चाहो उतने टाइम के लिए लो, फुल टॉक टाइम है इसमें, जितना चाहे उतनी बातें करो। काव्या हंसते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मुझे सिर्फ 2 मिनट के लिए ही चाहिए। काव्या राधिका को कॉल करती है और उसको सलोनी को अपने साथ ले आने को कहती है, क्योंकि पार्टी का टाइम चेंज होने के कारण वो सलोनी को लेने घर नहीं जा सकती थी और उसे पार्टी का टाइम चेंज होने के बारे में भी बता दिया। फिर वो महेश और सरिता को भी देव के जल्दी आने के बारे में बताती है। देव ऑफिस से निकल जाता है। आज मूड ऑफ होने की वजह से वो सबके लिए आइसक्रीम ले जाना भी भूल जाता है, क्योंकि हर साल देव अपना बर्थडे सबके साथ सिर्फ आइसक्रीम खाकर ही सेलिब्रेट करता था। देव घर पहुंचता है तो पूरे घर में सिर्फ अंधेरा था। वो समझ नहीं पाता कि आज घर पर इतना अंधेरा क्यों है। वो अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करता है और घर के अंदर आकर अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, पर उसे जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वो धीरे धीरे अंदर आता है। वो फिर अपने पापा को आवाज़ लगाता है कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है जो काव्या की थी, और सामने एक प्रोजेक्टर पर उसके बचपन की बहुत सी तस्वीरें चलने लगती हैं। आज के दिन एक ऐसे इंसान का बर्थडे है जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, उनके लिए कुछ भी कर सकता है, सबकी बहुत मदद भी करता है। हम बचपन में बहुत से सपने देखते हैं, उसी तरह इन्होंने भी देखे, जिनको वो किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहते थे। ये सपने उनके सपने ही नहीं बल्कि उनकी जिंदगी थे, पर कुछ ऐसा हुआ कि वो अपने सपने और अपनी जिंदगी से दूर हो गए। पर शायद आज वो सपने उनको वापस मिलना चाहते हैं। वो दोबारा चाहते हैं कि वो आंखें उन सपनों को दोबारा देखें, उनको फिर से अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि आप ही हो देव सर। देव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि काव्या क्या बोल रही है। हॉल की लाइट खुलती है तो देव देखता है कि पूरा हॉल बहुत अच्छी तरह डेकोरेट हुआ होता है और उसके बहुत कुछ करीबी लोग या दोस्त या ये कहें कि जो उसके सपने को जानते थे, वो सब लोग आज यहाँ आए हुए थे। तभी सरिता जी देव के पास आती हैं। माँ, ये सब क्या है? आपको पता है ना, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये काव्या क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ी देर में सब समझ आ जाएगा। वो जो कह रही है सच कह रही है। आज तुझे तेरी जिंदगी और तेरे सपने सब वापस मिलने वाले हैं बेटा। मतलब तेरा जवाब तुझे वहाँ से मिलेगा। सरिता जी सामने की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं। देव सामने देखता है तो सामने स्टेज पर महेश जी खड़े होते हैं और बोलना शुरू करते हैं। आज से 26 साल पहले मुझे आज ही के दिन पहली बार बाप बनने की खुशी मिली थी। मैं उस दिन बहुत खुश था क्योंकि मुझे उस दिन मेरा देव मिला था, पर मैं चाहता था कि मुझे बेटी हो, क्योंकि लोग कहते हैं कि बिटिया अपने पापा के सबसे ज़्यादा करीब होती हैं और बेटे अपनी माँ के। फिर वो हंसते हुए कहते हैं, पर हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरा बेटा हम दोनों के ही बहुत करीब था, पर शायद मैं ही उसको नहीं समझ पाया। मैं कभी ये समझ ही नहीं पाया कि मेरी वजह से मेरा बेटा कितनी तकलीफ में है। कभी उसके आंसू नहीं पहुँच पाया। मैंने तो उसके सपने, उसकी ज़िंदगी को ही उससे दूर कर दिया। महेश जी की आंखों में आंसू थे। देव ने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ा होता है। महेश जी फिर बोलना शुरू करते हैं, पर फिर मुझे एक प्यारी सी परी मिली। वो काव्या की तरफ देखते हैं, जिसने मुझे बताया कि जितना मुश्किल सपनों के बिना जीना है, उससे भी ज़्यादा मुश्किल तो अपने सपनों को छोड़कर जीना होता है। सपनों के बिना इंसान सिर्फ एक जिंदा लाश होता है, और मैं अपने बेटे को ऐसे नहीं देख सकता। बेटा, आज मैंने तुमको कहा था कि तुमको तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट शाम को दूंगा, तो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट यही है कि तुमको अपनी कसम से आज आज़ाद करता हूँ।
अब तुम अपने सपनों को जीने के लिए आज़ाद हो। मैं तुमको अब कभी भी नहीं रोकूंगा और मुझे पता है तुम बिल्कुल सुमित की तरह बनोगी, ईमानदार और निडर। देव को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बहे जा रहे थे। वो दौड़कर अपने पापा के पास जाता है और उनके गले लगते हुए कहता है, थैंक यू पापा, थैंक यू, आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं और ये बर्थडे मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट बर्थडे है और ये गिफ्ट वर्ल्ड बेस्ट गिफ्ट है। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। महेश जी देव के आंसू पोंछते हुए कहते हैं, बस कर, अब कितना रोएगा, अब तो तेरे हंसने के दिन हैं। और हाँ, अब सिर्फ ये तेरा ही नहीं बल्कि मेरा भी सपना है और तुझे कुछ भी करके इसको पूरा करना है, क्योंकि मेरी बेटी ने मुझसे कहा है कि इससे मेरा दोस्त सुमित भी मुझे वापस मिल जाएगा। वो काव्या की तरफ देखते हुए कहते हैं, अच्छा अब जा और जल्दी से तैयार होकर आ। देव तैयार होने अपने रूम में चला जाता है। अब विक्की स्टेज पर आता है और कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे भाई हमारे बीच आ गए हैं, पर केक कट करने से पहले मुझे पता चला है कि यहाँ हमारे बीच कोई है जिसमें एक हिडन टैलेंट है कि वो बहुत अच्छा गाती हैं। तो आज भाई का बर्थडे है तो हम उनसे तो गाने के लिए तो नहीं कह सकते, तो मैं अपनी ब्यूटीफुल बेस्ट फ्रेंड काव्या को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। काव्या अपना नाम सुनकर चौंक जाती है, पर देव बहुत खुश हो जाता है कि वो आज काव्या को गाते हुए सुनेगा, वो भी अपने लिए। काव्या विक्की के पास जाती है। विक्की, तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे गाना नहीं आता। बस बस, झूठ कम बोलो, मुझे पता है तुमको बहुत अच्छा गाना गाना आता है। और ये तुमको किसने बताया? बताया किसी ने, तुम्हें उससे क्या, पर अब तो तुम्हें गाना ही पड़ेगा। कि तभी उसे सामने राधिका उसको देखकर मुस्कुराते हुए दिखती है और काव्या को ये समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता कि राधिका ने ही विक्की को ये सब बताया है। तुमको ये सब राधिका ने बताया है ना? काव्या विक्की से कहती है। नहीं नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं बताया, मुझे पता था, विक्की हड़बड़ाते हुए कहता है। अच्छा, तो तुमको क्या आकाशवाणी हुई थी कि काव्या बहुत अच्छा गाना गाती है और मैं कोई गाना नहीं गाऊंगी? अच्छा, भाई के लिए ही गा दो, आज भाई का बर्थडे है, उनके गिफ्ट के तौर पर ही गा दो। देव का नाम सुनकर काव्या मान जाती है, क्योंकि उसने सुबह से देव को विश भी नहीं किया था और उसे पता था कि देव उससे नाराज होगा, इसीलिए वो मान जाती है। काव्या गाना गाना शुरू करती है। देव तो अपना दिल थामकर उसको सुनने के लिए बेकरार था। काव्या गाते हुए एक बार भी देव को नहीं देखती, पर देव तो सिर्फ काव्या में ही खोया था। उसका बस चलता तो वो आज ही सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर देता, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से ये नहीं जान पाया था कि क्या काव्या भी उसके लिए वही फील करती है जो वो काव्या के लिए करता है। देव वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है, क्योंकि अगर वो वहाँ रुकता तो आज वो काव्या से अपने दिल की बात कहे बिना नहीं रह पाता। काव्या देव को ढूंढ रही होती है कि उसको राधिका मिल जाती है। राधिका उसको छेड़ते हुए कहती है, क्या बात है काव्या, आज तो तू छा गई अपने गाने से, वो भी इतना रोमांटिक सॉन्ग, सब तेरा ही किया धरा है। तूने ही विक्की को बताया ना कि मुझे गाना पसंद है, और उस वक्त मुझे कोई गाना याद ही नहीं आ रहा था तो मैंने यही गा दिया। हाँ, मैंने ही विक्की को बताया था कि तुझे गाना आता है, जिससे कम से कम तुम दोनों में से कोई तो अपने प्यार का इजहार करे। और तेरे गाने को सुनकर तो मुझे लगा था कि आज देव तुझे अपने दिल की बात कह ही देगा, पर वो भी तेरी तरह ही टफर है, सीधा उठकर बाहर चला गया। क्या देव सर बाहर हैं? और मैं कब से उनको यहाँ पार्टी में ढूंढ रही हूँ। क्यों, तू प्रपोज करने जा रही है क्या देव को? राधिका काव्या को छेड़ते हुए कहती है। चुप कर, जैसा तू सोच रही है वैसा मैं कुछ नहीं करने जा रही हूँ। अभी मुझे सिर्फ उनको बर्थडे विश करना है। क्या तूने अभी तक देव को बर्थडे विश नहीं किया? तू पागल है क्या? तुझे तो सबसे पहले उसे विश करना चाहिए था। हाँ यार, पर ये सरप्राइज पार्टी की वजह से मैं उनको विश नहीं कर पाई। मुझे लगता है शायद देव सर मुझसे नाराज हैं, तभी मुझसे बात भी नहीं कर रहे। हाँ, तो उसका नाराज होना तो बनता है ना, जिससे कोई सबसे पहले बर्थडे विशेस चाहता हो और वही उसको सबसे लास्ट में विश करे, तो उसका नाराज होना तो बनता है ना। अब जल्दी से जा और देव को जल्दी जाकर विश कर। हाँ, मैं जाती हूँ, तो सलोनी का ध्यान रखना। हाँ ठीक है, अभी तू जा। काव्या भी देव के पास बाहर आ जाती है। उसको देव सामने रेलिंग के पास खड़ा हुआ दिखता है। वो उससे थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, हैप्पी बर्थडे देव सर।
सॉरी इतना लेट विश कर रही हूँ, पर ये सरप्राइज पार्टी की वजह से आपको मैं विश नहीं कर पाई। काव्या सब एक ही सांस में बोल जाती है, पर देव अभी भी उसकी तरफ पीठ करके ही खड़ा होता है और उसको कोई जवाब भी नहीं देता। काव्या फिर बोलती है, सॉरी सर, अगर आप नाराज हैं तो मुझे पता है आपको बुरा लगा होगा। मैं कान पकड़कर सॉरी कहती हूँ। देव अभी भी काव्या की तरफ नहीं पलटता। वो अभी भी वैसे ही खड़ा था जैसे वो पहले खड़ा था। ठीक है सर, अगर आप मुझसे बात नहीं करना चाहते हो तो मैं भी आपको परेशान नहीं करूँगी। इतना कहकर काव्या वहाँ से जाने लगती है कि तभी देव उसे आवाज़ लगाता है, सोना। काव्या चौंक कर पीछे देखती है और कहती है, आपको कैसे पता कि मेरा नाम सोना है? सलोनी ने बताया ना आपको। मैं क्यों बताऊं कि मुझे किसने बताया? तुमने मुझे बताया कि तुमने पापा से मेरे बारे में बात की और आज ये सरप्राइज पार्टी के बारे में भी बताया तुमने मुझे, नहीं ना? सर, अगर मैं आपको बता देती तो सरप्राइज खराब नहीं हो जाता। अब तो आपको सब पता चल गया ना, तो अब आप बताइए कि आपको मेरा ये नाम किसने बताया? राधिका ने बताया ना आपको। अब मैं नहीं बताऊंगा। आज सुबह से पता है मेरा कितना मूड खराब किया है तुमने। अब उसकी सजा तो मिलेगी ना। फिर देव काव्या के पास आकर उसके कान में कहता है, वैसे तुम्हारा निकनेम है बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारी तरह, सोना। देव का इतने पास आना फिर काव्या की धड़कनें बढ़ा देता है और उसकी सांसों से काव्या के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ जाती है। देव काव्या के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता है, थैंक यू काव्या, आज तुमने जो मेरे लिए किया है उसके लिए मैं तुमको जितना भी थैंक यू कहूँ उतना कम है। आज तुमने मुझे फिर जीने की एक उम्मीद दी है, वरना मैं तो हार ही मान बैठा था कि कभी अपने उस सपने को पूरा कर पाऊंगा जो मैंने कभी खुली आंखों से देखा था। मेरा वो सपना जिसने मुझे आज तक ढंग से सोने नहीं दिया, पर आज मैं चैन की नींद सोऊंगा क्योंकि अब मेरा सपना जो पूरा होने वाला है। अब मैं इतनी मेहनत करूंगा कि काव्या, मेरे पापा और सुमित अंकल दोनों को मेरे ऊपर गर्व हो। काव्या, बिल्कुल सर, आप ऐसा जरूर करोगे। मैं कान्हा जी से यही प्रार्थना करूंगी कि आप अपनी मंजिल तक जल्दी ही पहुंचे और सबको आप पर गर्व हो। काव्या देव के हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, अच्छा सर, अब मैं चलती हूँ। सलोनी घर जाने के लिए मेरा वेट कर रही होगी। काव्या जाने लगती है कि तभी देव फिर से काव्या को पीछे से आवाज लगाता है, काव्या, तुमने मुझे एक बात तो बताई ही नहीं। क्या सर? देव धीरे धीरे काव्या के करीब आते हुए कहता है, मुझे किसी ने बताया था कि तुम गाना सिर्फ किसी अपनी या जिसको तुम पसंद करती हो सिर्फ उसके लिए ही गाती हो, पर आज तुमने मेरे लिए गाना गाया। मैं कुछ समझा नहीं। देव को अपने करीब आता देखकर काव्या भी पीछे हटने लगती है, पर पीछे दीवार होने की वजह से वो दीवार से टकरा जाती है। उसका दिल फिर जोर जोर से धड़कने लगता है। वो जाने लगती है तो देव दीवार के दोनों तरफ अपना हाथ रखकर खड़ा हो जाता है और मुस्कुराते हुए काव्या से कहता है, बोलो ना काव्या, मुझे मेरी बात का जवाब दो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। देव को अपने इतना करीब देखकर काव्या की तो आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई थी। काव्या सिर्फ वो सर, बस इतना ही कह पाती है। हाँ हाँ बोलो काव्या, मैं सुन रहा हूँ। देव काव्या के करीब आते हुए कहता है। काव्या देव को धक्का देकर हंसते हुए भागते हुए कहती है, सर, कुछ बातों का जवाब नहीं होता और अगर आपको इस बात का जवाब चाहिए तो थोड़ा और इंतजार कीजिए। और काव्या वहां से अंदर भाग जाती है। देव हंसते हुए दीवार से पीठ लगाकर खड़ा हो जाता है और खुद से ही कहता है, देव, आज तो वो तेरे दिल पर अपनी मोहर भी लगा गई। बस अब तेरा इजहार करना बाकी है। अब बस कुछ समय और फिर तुमसे हक से अपने सारे सवालों का जवाब मांगूंगा। मिस काव्या पुरोहित, कब तक मुझसे ऐसे भागोगी? फिर देव अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, आज से तो तूने भी जोरों से धड़कना शुरू कर दिया है। लगता है आज तुझे भी उसके पास होने का एहसास हो गया। पर उन दोनों के अलावा कोई और दो आंखें भी थी जो उनको देख रही थी और जिससे वो दोनों ही अनजान थे। काव्या और सलोनी अपने घर पर आ जाते हैं। थके होने की वजह से दोनों अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं, पर काव्या आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसने देव को अपने सपने तक जो पहुंचा दिया था। इसी तरह एक महीना निकल जाता है, पर इस बीच काव्या और देव एक दूसरे से नहीं मिल पाते, बस कभी कभी थोड़ी देर फोन पर बात कर लेते
क्योंकि देव अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग जाता है और देव के ऑफिस में ना होने की वजह से काव्या पर भी ऑफिस का काफी काम पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो भी काफी बिजी हो जाती है। पर जब भी दोनों को टाइम मिलता दोनों एक दूसरे को कॉल कर लिया करते थे, पर अभी तक दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को अपने दिल की बात नहीं बताई थी, या शायद उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ज़्यादा काम की वजह से काव्या आजकल ऑफिस जल्दी आ जाया करती थी, पर आज वो देखती है कि आज उससे पहले आकाश ऑफिस पहुंच चुका था। गुड मॉर्निंग आकाश, आज इतनी जल्दी? अभी तो कोई भी नहीं आया है। तो तुम इतनी जल्दी कैसे? गुड मॉर्निंग काव्या मैम, कोई नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप तो आ गई है ना। काव्या को आकाश का इस तरह बोलना अच्छा नहीं लगता, पर वो उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती है। आज ही नहीं बल्कि कई बार वो आकाश की ऐसी बातों को नज़रअंदाज कर चुकी थी। देव के जाने के बाद आकाश काव्या के साथ बहुत अजीब बिहेव करने लगा था, पर हर बार काव्या उसकी हरकतों को नज़रअंदाज कर देती थी और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। चलो तुम आ ही गए हो तो फिर थोड़ा काम कर लेते हैं। मैंने तुमको मिस्टर आहूजा को जो प्रेजेंटेशन देनी है वो तैयार करने को दी थी, वो तैयार हो गई? हाँ मैम, वो प्रेजेंटेशन तैयार है। गुड, थोड़ी देर में महेश सर भी आ जाएंगे तो तब तुम हमें वो प्रेजेंटेशन दिखाओगे, क्योंकि ये हमारी कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। ओके मैम। काव्या अपने कैबिन में चली जाती है। थोड़ी देर में आकाश काव्या के कैबिन में आता है। मैम चलिए ना, कैंटीन में कॉफ़ी पीने चलते हैं। काव्या एक फ़ाइल को देख रही थी। वो फाइल देखते हुए कहती है, नहीं आकाश तुम जाओ, मुझे अभी काम है। अगर मुझे कॉफ़ी पीनी होगी तो मैं यहीं मंगवा लूँगी। आकाश काव्या का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, चलो ना काव्या, एक कॉफ़ी की ही तो बात है और काम तो होता ही रहेगा, पर इतना अच्छा टाइम हमें फिर नहीं मिलेगा। काव्या आकाश का हाथ जोरों से झटकते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? मैं कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ दिखता नहीं। अगर आगे से मेरे साथ ऐसी बदतमीजी करने की कोशिश भी करी तो ये हाथ किसी का हाथ पकड़ने के लायक नहीं रहेगा। और निकल जाओ मेरे कैबिन से। और हाँ, मुझे ऑफिस में मेरे नाम के साथ सिर्फ मैम सुनना ही पसंद है। एंड गेट आउट। सॉरी मैम, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। प्लीज मैम मुझे माफ कर दीजिए। काव्या गुस्से से कहती है, मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट। आकाश बाहर आ जाता है। काव्या अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। गुस्सा करने की वजह से काव्या का सिर दर्द करने लगा था। वो अपने लिए कॉफी मंगवाती है क्योंकि आज उसे बहुत काम करना था और सिर दर्द में वो काम नहीं कर सकती थी। आकाश गुस्से से कैंटीन में चला जाता है जहाँ उसका दोस्त सुनील बैठा होता है। वो भी इसी ऑफिस में काम करता है। सुनील, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? आकाश गुस्से से कहता है, यार पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। देव सर क्या चले गए, खुद को हमारी बॉस समझने लगी है। सुनील, किसकी बात कर रहा है? आकाश, अरे वही काव्या, पता नहीं अपने को क्या समझती है। मैंने बस कॉफी के लिए पूछा तो मुझ पर ही भड़क गई। सुनील, छोड़ना यार, सीनियर है हमारी, हम कर भी क्या सकते हैं। आकाश अपने मन में सोचता है, इतनी आसानी से छोड़ने वाला तो नहीं हूँ, अपनी बेइज्जती का बदला तो लेकर ही रहूंगा। आकाश के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। काव्या को महेश जी अपने कैबिन में बुलवाते हैं। काव्या उनके कैबिन में जाती है। आज देव भी महेश जी के साथ ऑफिस आया होता है और उनके कैबिन में ही बैठा होता है, पर काव्या उसको नहीं देख पाती क्योंकि देव किनारे पर लगे सोफे पर बैठा होता है, जिस वजह से काव्या देव को नहीं देख पाती। सर, आपने मुझे बुलवाया? हाँ काव्या, आओ बैठो, तुमसे कुछ डिस्कस करना था। हाँ कहिए ना सर। बेटा, हम हर साल अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक पार्टी थ्रो करते हैं जिससे हमारे एम्प्लॉयज़ थोड़ा एंजॉय भी कर लें और उनका वर्क का प्रेशर भी थोड़ा कम हो जाता है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना 2 दिन बाद भी हम वो पार्टी रख लें। तुम क्या कहती हो काव्या? हाँ सर, जैसा आपको ठीक लगे, मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। तो ठीक है, तुम और देव मिलकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मैं और देव सर? मैं कुछ समझी नहीं सर। हाँ, तुम और देव। देव भी तो आया है आज, तुम मिली नहीं उससे? वो देखो पीछे ही तो बैठा है। काव्या चौंक कर पीछे देखती है तो देव काव्या को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। देव और काव्या आज 1 महीने बाद एक दूसरे को देख रहे थे। सॉरी सर, वो मैंने आपको देखा ही नहीं। इट्स ओके काव्या। महेश, अच्छा ठीक है, मुझे एक मीटिंग के लिए निकलना है, तुम दोनों सब डिसाइड कर लेना क्या करना है और कैसे करना है। देव,
आप चिंता मत कीजिए पापा, हम सब देख लेंगे। और वैसे भी काव्या तो पार्टी ऑर्गेनाइज करने में एक्सपर्ट है। महेश जी चले जाते हैं। देव, आओ बैठो काव्या, कैसी हो? लगता है आजकल कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस लेने लगी हो, जो कॉफी पर कॉफी पीने लगी हो। काव्या, आपको कैसे पता कि मैं ज्यादा कॉफी पीने लगी हूँ? आप मेरी जासूसी करवा रही हैं? देव हंसते हुए कहता है, क्योंकि जब मैं पापा के साथ आ रहा था तो तुम्हारे कैबिन में 4-5 कॉफी के कप रखे देखे थे, तो शायद तुमको खाली कप सजाने का शौक तो नहीं होगा, तो तुमने उनको पिया ही होगा। और जासूसी कराने की जरूरत उनकी होती है जो आपसे दूर हो। जो हमेशा आपके पास हैं उनकी जासूसी करवाने की जरूरत नहीं होती है काव्या जी। काव्या अनजान बनते हुए कहती है, मैं कुछ समझी नहीं। देव, क्योंकि तुम बेवकूफ हो, तुमको कोई भी चीज एक बार में समझ आती है। काव्या गुस्से का नाटक करते हुए कहती है, हाँ आपको तो सब कुछ समझ आता है, आप तो बहुत अक्लमंद है ना, तो आप ही समझा दीजिए। देव, जब सही टाइम आएगा तो बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अभी जो पापा काम देकर गए हैं वो कर लें। कहीं तुम वो भी ना समझ पाई तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। काव्या गुस्से से उठते हुए कहती है, तो सारा काम आप खुद ही कर लीजिए, आप तो बहुत अक्लमंद है ना। ओह, और सर से कह दीजिएगा कि काव्या तो बेवकूफ है, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आता और आप सारा काम खुद कर सकते हैं, फिर आपको इस बेवकूफ़ी क्या जरूरत। इतना कहकर काव्या कैबिन से बाहर चली जाती है। देव काव्या को रोकते हुए कहता है, अरे काव्या सुनो तो, सॉरी मैं मजाक कर रहा था। पर तब तक काव्या जा चुकी होती है। देव को काव्या की कितनी जरूरत है ये तुम कब जान पाओगे काव्या? वो सही समय कब आएगा जब मैं तुमको ये बता पाऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और इस एक महीने की दूरी ने मुझे तुम्हारे और भी करीब ला दिया है। बस एक बार ये एग्जाम क्लियर कर दूं, फिर तुमको और अपने सपने दोनों को एक साथ पालूंगा। बस थोड़ा सा इंतजार और, फिर तुम मेरी होगी काव्या, सिर्फ मेरी। कैबिन से बाहर निकलते हुए काव्या के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी, और ये मुस्कुराहट होना लाजमी भी थी। आज पूरे 1 महीने बाद जो उसने देव को देखा था, पर कोई 2 आंखें और थी जो उन दोनों को देख रही थी। आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 12 में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।